सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं कि बाबा साहब ने दलित शब्द को लेकर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सम्मानित साथियों, इस दलित शब्द का इस्तेमाल लगातार भारतीय मताधिकार कमेटी के द्वारा किया गया, साइमन कमीशन के द्वारा किया गया, लेकिन दलित शब्द को लेकर बाबा साहब की कड़ी प्रतिक्रिया है। लेकिन आखिर वो जो अस्पृश्य हैं, जिनके साथ छुआछूत होता है, जातिवाद होता है, जिन्हें मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता और जिनके स्पर्श करते ही कोई व्यक्ति या कोई वस्तु अपवित्र हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए आखिर शब्द कौन सा इस्तेमाल किया जाए, इस संबंध में भी बाबा साहब ने आज की अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ इस समय अम्बेडकर संदेश में हम लेकर चल रहे हैं दलित वर्गों संबंधी भारतीय मताधिकार कमेटी, जिसमें आज हम बात करेंगे पंजाब के दलित वर्गों की स्थिति और बंगाल के दलित वर्गों की स्थिति क्या है, और ये जो दलित शब्द आया है इसकी जगह बाबा साहब ने कौन सा नाम सुझाया है, दलित शब्द से बाबा साहब ने कड़ी आपत्ति क्यों जताई है। समझ सकते हैं, इस पर आज डिस्कशन होने वाला है। और अंत में बाबा साहब यहाँ पर आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी बात कह देते हैं। मेरे साथियों, ये घटनाक्रम है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने के बाद, जब यहाँ पर भारतीय मताधिकार कमेटी बनती है। भारतीय मताधिकार कमेटी का गठन 1 मई 1932 को किया जाता है। भारतीय मताधिकार कमेटी इस बात का अध्ययन करती है भारत में दलित वर्गों का कि आखिर दलित वर्गों की संख्या कितनी है, डिप्रेस्ड क्लासेज की संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है, इसका वो अध्ययन करती है और इसी आधार पर उनको मिलने वाले अधिकारों का आकलन करती है। मेरे साथियों, तो आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 का अंतिम अम्बेडकर संदेश है। और इसके बाद ये जो खंड 4 है, ये इसका समापन हो रहा है। मेरे साथियों, इसके बाद हम खंड 5 शुरू करेंगे, जो बहुत ही क्रांतिकारी होगा। खंड 5 में हम लोग बात करेंगे मेरे साथियों डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में। वर्तमान में जो हम सभी लोग अधिकार संपन्न हैं, वो गोलमेज सम्मेलन ऐतिहासिक घटनाक्रम है। हमारे बाबा साहब के संघर्ष के दिनों में बाबा साहब ने जिस तरह से गोलमेज सम्मेलन में संघर्ष की स्थिति को क्रॉस किया, मेरे साथियों, फेस किया, उस स्थिति को हमें सभी को जानना चाहिए। हर अम्बेडकरवादी बुद्धवादी को जानना चाहिए कि आखिर बाबा साहब के सामने गोलमेज सम्मेलन, प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किस तरह की परिस्थितियां रही। ये अगले अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित होते हैं, लेकिन आज हम शुरू करते हैं आज का बेहतरीन अम्बेडकर संदेश 215 पेज नंबर 215 से 217 तक। तो सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के दलित वर्ग की। ऐसा लिखते हैं कि 1931 की गणना में दलित वर्गों की संख्या के जो आंकड़े दिए गए हैं, उनके बारे में 2 तथ्यों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। नंबर 1, 1911 की जनगणना के अनुसार स्पर्श द्वारा अपवित्र करने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ 80 लाख थी, जबकि 1931 की जनगणना में अस्पृश्यों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख दी गई है। समझने वाली बात है, 1911 में 2 करोड़ 80 लाख स्पर्श द्वारा अपवित्र करने वाले लोगों की संख्या, यानी कि दलित लोगों की संख्या, और 1931 की जो जनगणना होती है मेरे साथियों, उसमें 1 करोड़ 30 लाख संख्या दी गई है। अब दूसरा बिंदु, 1911 की जनगणना में उन 23 जातियों की सूची दी गई है जिन्हें स्पर्श द्वारा अपवित्र करने वाला माना जाता है। 1931 की जनगणना में केवल पंजाब में अस्पृश्य लोगों वाली जातियों का उल्लेख किया गया है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं ये नहीं समझ सका हूं कि क्या कारण है कि अस्पृश्यों की कुल संख्या और श्रेणी में शामिल जातियों की सूची 1911 और 1931 के बीच इतनी ज़्यादा क्यों सिकुड़ गई है। लगभग यहाँ पर हम देख रहे करीब यहाँ पर 70-80 लाख लोगों की संख्या एकदम कम हो गई 20 साल के अंदर अस्पृश्यों की। आखिर ऐसे कैसे संभव हुआ। तब बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं, लेकिन यह बताना जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों से पंजाब के अस्पृश्यों के बीच आद धर्म आंदोलन नामक एक सशक्त आंदोलन चल रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि ये हिंदू परिधि से अलग होकर आद धर्मियों के नए नाम से एक अलग जाति के रूप में अपना संगठन बना लें। इस आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि अस्पृश्यों ने निर्णय किया कि उन्हें 1931 की जनगणना में हिंदुओं के स्थान पर आद धर्मी के रूप में दर्ज किया जाए।
सरकार ने इस भावना को मान्यता दी और पंजाब के जनगणना अधीक्षक को अनुमति दी वह आद धर्मियों की नई श्रेणी का अलग कॉलम बना दे। इसके कारण पंजाब के कुछ भागों में हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच दंगे हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ भागों में अस्पृश्यों ने स्वयं को केवल आद धर्मी के रूप में दर्ज कराया और अपनी अपनी जातियों का कोई उल्लेख नहीं किया, और कुछ अन्य भागों में जहां उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया उन्होंने स्वयं को अपने जातीय नामों के अधीन हिंदू के रूप में दर्ज कराया। इन तथ्यों का उल्लेख मैं यह दर्शाने के लिए कर रहा हूं कि अस्पृश्यों की गणना के काम में मुश्किलें पैदा हुई और इस बात को पंजाब की सरकार ने भी स्वीकार किया है। हो सकता है कि इनके कारण पंजाब में अस्पृश्यों की संख्या और सूची में ये कमी आई हो, अतः मामले पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। बंगाल के दलित वर्गों की स्थिति को जान लेते हैं। बंगाल के दलित वर्गों के बारे में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है और मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। उससे पता चलता है कि 1911 की बंगाल की जनगणना में जो सूची दी गई है वह उन जातियों का सही आकलन है जिन्हें बंगाल में परंपरा से अस्पृश्य जातियाँ माना जाता रहा है। मैं 1809 के विनियम 4 की धारा 7 का उल्लेख करता हूँ। यह विनियम 1806 के विनियम 4 और 5 को रद्द करने के लिए था और इसका उद्देश्य था कि इस उक्त विनियमों के स्थान पर नए नियम रखे जाएं। उक्त विनियमों का संबंध जगन्नाथ की यात्रा करने वाले यात्रियों पर शुल्क लगाने और मंदिर के कामकाज के अधीक्षण और प्रबंध से था। इसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने 18 अप्रैल 1809 को पारित किया था। उक्त धारा में इन जातियों की सूची दी गई है जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कौन कौन सी जातियां प्रवेश नहीं कर सकती थी, उसमें लोली अथवा काशी, कलाल अथवा सुनरी, मछुआ, नामशूद्र अथवा चांडाल, भुस्की, गजूर, बागड़ी, जोगी अथवा नूरबाग, कहार, बौरी और दुलिया, राजवंशी, पिराली, चमार, डोम, पान, तिपारू, भुनली, हरि। यह आकलन 1911 की जनगणना की सूची से मेल खाता है, अतः वह उसकी शुद्धता को समर्थन प्रदान करता है। प्रसंगता इसे पता चलता है कि 100 वर्ष की अवधि में भी बंगाल के अस्पृश्यों के सामाजिक दर्जे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। संयुक्त प्रांत बंगाल और पंजाब में दलित वर्गों की संख्या के बारे में सहमति नहीं है। इन तीन प्रांतों के संबंध में मैं इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां भारतीय मताधिकार कमेटी ने अस्पृश्यों की संख्या के निर्धारण के लिए 2 अलग कसौटियों का आधार माना है, वहां जाहिर है कि प्रांतीय सरकारों और प्रांतीय कमेटियों ने एक ही कसौटी यानी स्पर्श द्वारा अपवित्रीकरण की कसौटी का अनुसरण किया है। अब नामकरण की बात कर लें, तब आशा रखते हैं कि संविधान में प्रस्तावित परिवर्तनों के फलस्वरूप मतदाता सूचियों में जो संशोधन हो रहा है वह इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अति उत्तम अवसर है कि दलित वर्गों का एक उचित और उपयुक्त नामकरण किया जाए। अतः मैं इस प्रश्न पर अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं। जिन जातियों को इस समय दलित वर्ग कहा जाता है उन्हें इस शब्द के प्रयोग पर काफ़ी आपत्ति है। कमेटी के सामने जो अनेक साक्षी उपस्थित हुए हैं उन्होंने इस भावना को व्यक्त किया है। इसके अलावा दलित वर्ग शब्द ने जनगणना में काफ़ी संभ्रम पैदा कर दिया है, क्योंकि इसमें उन दूसरे लोगों का भी समावेश है जो वास्तव में अस्पृश्य नहीं है। दूसरे वह यह धारणा पैदा करता है कि दलित वर्ग एक निम्न और असहाय समुदाय है, जबकि वास्तविकता यह है कि हर प्रांत में उनमें से अनेक सुसंपन्न और सुशिक्षित लोग हैं और समूचे समुदाय में अपनी आवश्यकताओं के प्रति चेतना जागृत कर रहे हैं। उसके मानस में भारतीय समाज में सम्मानजनक दर्जा प्राप्त करने की प्रबल लालसा पैदा हो गई है और वह उसे प्राप्त करने के लिए भागीरथ प्रयास कर रहा है। इन सब कारणों के आधार पर दलित वर्ग शब्द अनुपयुक्त और अनुचित है। तब भाषा कहते हैं इन सब कारणों से दलित वर्ग शब्द अनुपयुक्त और अनुचित है। असम के जनगणना अधीक्षक श्री मुल्लान ने अस्पृश्यों के लिए बाह्य जातियां नामक नए शब्द का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, ये जो बाह्य जातियां हैं असम के जनगणना अधीक्षक ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। उनका नाम है श्री मुल्लान। अब आगे बात करेंगे। इस बोध नाम के अनेक लाभ हैं। यह उन अस्पृश्यों की स्थिति की सही व्याख्या करता है जो हिंदू धर्म के भीतर तो हैं लेकिन हिंदू समाज से बाहर हैं।
और वह उसका विभेद उन हिंदुओं से करता है जो आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से दलित तो हैं, लेकिन हिंदू धर्म और हिंदू समाज दोनों की परिधि के भीतर हैं। इस शब्द के दो अन्य लाभ हैं। दलित वर्ग जैसे अनिश्चित शब्द के प्रयोग से इस समय जो समूचा भ्रमजाल फैला हुआ है वह तो बाह्य जाति के प्रयोग से दूर होता ही है, पर साथ ही साथ वह भोंडा भी नहीं है। हमारी कमेटी का विचार है कि वह इस संबंध में सिफारिश करने का अधिकार नहीं रखती, लेकिन दलित वर्गों के प्रतिनिधि के नाते मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि जब तक कोई और बेहतर नाम न मिल जाए तब तक अस्पृश्य वर्गों को अधिक व्यापक शब्द बाह्य जातियों या बहिष्कृत जातियों के नाम से पुकारा जाए, न कि दलित वर्गों के नाम से। भाषा ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जब तक बाह्य जाति और बहिष्कृत जाति दलित वर्गों के लिए, अस्पृश्यों के लिए इससे बेहतर नाम नहीं मिल जाता, तब तक हमें बाह्य जाति या बहिष्कृत जाति के नाम से पुकारना चाहिए। दलित शब्द के लेकर बाबा साहब ने कड़ी आपत्ति यहाँ जता दी है, जो आपने यहाँ देखा है। आरक्षण के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि इस टिप्पण को समाप्त करने से पूर्व मैं अपनी ओर से उसी आरक्षण की मांग करना चाहूँगा जिसकी मांग कमेटी के मेरे मुस्लिम साथियों ने की है, अर्थात गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत अल्पसंख्यकों संबंधी समझौते में दलित वर्गों ने सीटों के जिस अनुपात की मांग की है उस पर श्रमिक महिलाओं तथा अन्य विशेष हितों के लिए सीटों के आवंटन का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर आरक्षण की मांग बाबा ने कर दी मेरे साथियों, और ये 1 मई 1932 को लेख बाबा साहब ने नोट दिया था भारतीय मताधिकार कमेटी को। आज का अम्बेडकर संदेश यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम आपसे जान लेते हैं। दलित शब्द से बेहतर शब्द क्या हो सकता है? बाबा साहब के अनुसार यहाँ पर जब तक कि कोई बेहतर नाम नहीं मिल जाता तब तक दलित के स्थान पर किस नाम को हमें अहमियत देना चाहिए। आज का अम्बेडकर संदेश का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आपके द्वारा चाहिए। हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमारे साथियों, आप सभी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन के साथ इस विषय पर था जिसको लेकर हम समय समय पर उपस्थित हुए, और आज खंड 4 यहाँ समापन हो रहा है। समझ सकते हो, अब हम खंड 5 शुरू करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद ऐतिहासिक घटनाक्रम को लेकर, जो डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में क्या कुछ होता है। गोलमेज सम्मेलन में 1930, 31, 32 प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में संपूर्ण घटनाक्रम, बाबा साहब का हर वो स्पीच, हर एक शब्द जो गोलमेज सम्मेलन के द्वारा बोला गया, चाहे प्रॉपर गोलमेज सम्मेलन में बोला गया हो या भारत के अंदर बोला गया हो, या बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में हुए घटनाक्रम का किसी के साथ संवाद किया हो। यहाँ पर हम देख रहे थे मेरे साथी जब अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कि बाबा साहब ने कई ब्राह्मण लोगों से, आचार्यों से यहाँ पर संवाद स्थापित किया है, कई प्रश्नों का उनका सटीक जवाब दिया है। वो भी हम आपको इसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 में दिखाने वाले हैं। कल से यानी कि 1 अक्टूबर को रिकॉर्डिंग करेंगे तो 2 अक्टूबर से आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा, और 2 अक्टूबर अशोका विजयदशमी है। अग्रिम मंगल कामनाओं के साथ आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पे रोकना चाहेंगे। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध
मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।